नमस्कार भाइयों, बंधुओं और बहनों। आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए के आज के वार्ता आज की चर्चा में। हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। हमें फीडबैक दें ताकि हम उस आपके फीडबैक को मानते हुए अपने आप में बढ़ोतरी कर सकें। आज चर्चा करेंगे भारत की आर्थिक सिचुएशन की और भारत की आर्थिक फोरकास्ट की क्या बात हो रही है। तो राजनीतिक उथल पुथल में, राजनीतिक वार्तालाप में बहुत समय निकल जाते हैं और उनका उनका अपना अनुदान भी है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि हमेशा रोचक होते हैं, चाहे वो ट्रूडो हो या निज्जर हो या वो कहते हैं निगरगट हो, जो भी हो, जो लोग होते हैं वो चर्चाएं होती हैं कि पार्लियामेंट में इसने ये कह दिया, पार्लियामेंट में उसने वो कह दिया, और ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन चलता रहता है, उथल पुथल चलता रहता है। तो इसके कारण जो है हम बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को आक्षेप कर जाते हैं, उनका आक्षेप हो जाता है या हम भूल जाते हैं। तो आज मैं खास करके आपको इस बात को सामने लाऊंगा कि इस साल 2023 में जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में चर्चाएं क्या हो रही हैं भारत की आर्थिक कंट्रीब्यूशन का ग्लोबल इकोनॉमी में। तो कहते हैं कि अंग्रेजी का शब्द है इंजन ऑफ ग्रोथ। तो यूएसए हमेशा से इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का। अब वो श्रेय भारत को मिल रहा है। सारे के सारे जो है, कहते हैं ना, पढ़े लिखे कंसल्टेंट्स, बैंकर्स, वो सब के सब यही चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूं कि जैसे कि S&P ग्लोबल ने कहा है कि इंडियाज मैसिव एक्सपेंशन सेट टू बी की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी कर सकता हूं, लेकिन जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है मैं उसी की चर्चा करता हूं। की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। बैरन ने कहा कि इंडिया कुड बी नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ये सितंबर में, कुछ लोगों ने जनवरी में कहा। ब्लूमबर्ग ने कहा जनवरी में कि ग्लोबल इकोनॉमी नीड्स अ न्यू पावर हाउस। Global economy needs a new powerhouse. India is going to be that powerhouse. उसके बाद यहां तक की बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा, कैन इंडिया चेंज द वर्ल्ड। मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा कि इंडिया जो है अपने कहते हैं कि जापान को इसे आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। उनकी जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट है, उसके हिसाब से जापान को ओवरटेक करने वाला है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा इंडिया चाइना को सरपास करेगा। और गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा कि भारत की इनोवेशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण भारत की आर्थिक अवस्था बहुत ही अच्छी होगी। यहां तक कि IMF ने कहा कि चाइना एंड इंडिया, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये हाफ ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना और इंडिया करेंगे। ये निर्भर करता है कि भारत किस तरह से अपने रिफॉर्म्स की जो प्रगति है उसको मेंटेन करे। उसके बाद ही अर्नस्ट एंड यंग ने कहा है कि इंडिया जो है अपने 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में सफल हो जाएगा अगर उसने अपनी पोटेंशियल रीच की। तो ये जो है, ये सब जो वक्तव्य आप देख रहे हैं, ये इसी साल हुए हैं, 2023 में। लेकिन एक बात हमेशा होती है कि आशाएं और उम्मीद एक बात होती है, पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी एक बात होती है, लेकिन उस पोटेंशियल को फुलफिल कैसे किया जाए, उसको कहते हैं कि कार्यान्वित कैसे किया जाए, उसको सफल कैसे किया जाए, ये जिम्मेवारी आप पे, हम पे व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से निर्भर करता है उस पर। तो एक बात कहता हूं मैं आपसे, ये कैसे होगा? ऐसी बात नहीं है कि बंदा जो है, बच्चा जब ग्रो करता है तो जब छोटे से बड़ा होते जाता है तो उसकी ग्रोथ होगी, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन उसकी ग्रोथ कैसी होगी ये परिवार पे निर्भर करता है, माता पिता के निर्भर करता है, उसकी अपनी आस्था पे निर्भर करता है कि या
वो 6 फुट का या 5 फुट 6 इंच का बना ठाना बनेगा, बॉडी बिल्ड करेगा, मसल बनाएगा, अपने आर्थिक, अपने मानसिक और शारीरिक विकास करेगा अपने आप का, नहीं, तभी वो परिपक्व होता है, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करता है। ये हमारी यही अवस्था है। 1947 से लेकर आज तक हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां की, अपॉर्चुनिटी लॉस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका क्या था। तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भारत अग्रसर है, भारत की पोटेंशियल है, भारत को अवसर है चीन की जगह खाली जो चीन ने की है वो जगह भरने की। और चीन के कारण ये भी है कि चीन से लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि उनकी जो नीयत है, उनका जो ईमान है, वो बिल्कुल संदिग्ध अवस्था में है। चाइना को आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि चाइना ने, यहां मैं जानता हूं अमेरिका के एक कंपनी का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उन लोगों ने 10 जगहों पे चाइना में अपने दूसरे दूसरे टूल्स को बनाने के लिए 10 फैक्ट्री खोले थे, ताकि चाइना ये न समझ पाए कि वो क्या बना रहे हैं। वो वहां से बनवा के यहां ला करके उसको असेंबल करते थे, फिर एक्सपोर्ट करते थे। मैं उस कंपनी को जानता हूं, मैंने कोशिश भी की थी, उसके सामग्री का भारत में बहुत उपयोग है, और उसके लिए उनको लेके हम इंडिया आए भी थे, लेकिन उसके बाद टैरिफ के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं आ गई, वो कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। चलिए वो दूसरी बात है। लेकिन भारत को जो है आज बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि हम दुनिया की गुडविल हमारे लिए है। ये ट्रूडो फ्रूडो को छोड़िए, टर्डी टूडो वगैरह वगैरह आते रहेंगे, इस तरह की जो है लोग उछल कूद मचाते रहेंगे, विघ्न डालते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम तैयार हैं कि नहीं है। वो कहते नहीं है, आपको अवसर मिला, क्या उस अवसर को उपयोग करने के लिए आप तत्पर और तैयार थे कि नहीं। इस बात को भारत को देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपसे। अपॉर्चुनिटी लॉस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति में हम हर एक बूंद तेल का इंपोर्ट करते हैं ना, और ऑयल के प्राइस के कारण हमारे एनर्जी सिचुएशन पे बहुत असर पड़ता है। हम पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं मिडिल ईस्ट, रशिया, जहां जहां से भी तेल आना होगा तभी काम होगा, राइट। लेकिन हमारे यहां हमेशा से सूर्य भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। सनशाइन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, नदियां हैं, पानी है, हवा है। आज जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये जो ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस की जो बात चल रही है, ये एनर्जी सोर्स के रॉ मटेरियल तो हमारे पास हमेशा से रही, हमने उसका कैसे नहीं डेवलप किया उसको। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा इनोवेशन कहाँ गया, वो सब सोच विचार कि हमने इसको डेवलप नहीं किया। सोचिए इस बात को, इसकी अपॉर्चुनिटी लॉस कितनी बड़ी हुई इंडिया को, कि हमने अपने मस्तिष्क को, हमने अपने ज्ञान विज्ञान को परिपक्व नहीं किया इस अवसर का फायदा उठाने के लिए। ये जो हम निर्भर हो गए थे, वो आत्मनिर्भर का सारा सारा साधन हमारे पास था, तो आज भी क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ये सवाल सोचना पड़ेगा। एनर्जी सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा। एक बात तो वो है। दूसरी बात है, मुझे वो दिन बिल्कुल याद है जबकि चाइना का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस सिर्फ $42 बिलियन था, सिर्फ 42 बिलियन। बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसमैन ने मुझसे कहा था कि कम से कम 10% भी तो ले लो भाई उसका, कम से कम अपने लोगों, भारतीय इंडस्ट्री को कहो, गवर्नमेंट को कहो कि जो चाइना को जा रहा है उसका सिर्फ 10% तो ले लो भारत। तो अगर हम ये फर्ज करते हैं कि 42 बिलियन उस दिन वो जा रहा था, तो अगर हमने 10%, 4 बिलियन भी लिया होता और वो प्रोग्रेसिव मेंटेन किए होते, तो आज भारत शायद $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई होती। सोचिए इस बात को। लेकिन मैं जानता हूं इस बात को, उन दिनों कांग्रेस सरकार के पास, मैं नाम लेना चाहता हूं इस बात को, ये ब्लेम बात नहीं है, ये सच की चर्चा है। भारत ने उस दिनों कांग्रेस की सरकार
कब बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उनका विचार ऐसे ही था, हो जाएगा, देखते हैं, देखते रहेंगे। नतीजा ये हुआ कि सारे के सारी जो पैसे गए और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना गई, नुकसान भारत पीछे रह गया। और यहां भारत की अपोजिशन पार्टी चाइना की दुहाई देते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वहां वो चाइना की दुहाई देते हैं, चाइना ने ऐसा किया, लेकिन जो चाइना कर रहा था वो करने से हम मुकर गए। नुकसान किसका हुआ? जिस तरह से गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा था, उसी तरह से भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो सारी चर्चाएं कांग्रेस और उनके साधन, उनके मित्र करते थे, वो खोखला था, झूठा था। आपको और हमको धोखा देने वाली बात थी वो। भूलिएगा मत इस बात को। जब आप 2024 में या जब भी इलेक्शन हो, तो उन लोगों से ये सवाल पूछिएगा कि आपने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, क्या किया आपने उसके बारे में? इंडस्ट्रियल चाइना की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन जो चाइना कर रहा था वो क्यों नहीं किया आपने? यूपीए ने तो 10 साल इकट्ठे रूल किया था ना, क्यों नहीं किया था? ये सवाल पूछिए। आज उनसे ये भी पूछना पड़ेगा आपको कि जो विघ्न डालते हैं आप भारत के आर्थिक व्यवस्था को की तरफ, उसमें आपका क्या इरादा क्या है? इन सवालों को पूछना पड़ेगा। एट इंडिविजुअल लेवल आपको हमको एक दो चीजें और भी करनी होंगी। हमें, वो कहते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दो बड़े अच्छे वर्ड हैं। प्रभाव और एफिशिएंसी दोनों ही को हमें मूल मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के कारण हमें बहुत सी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं। तो अगर हमने उस अपने आप को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों साथ साथ नहीं बनाया, तो हम विफल हो जाएंगे। और हमारे अंदर एक मानसिक परिवर्तन करना है हमें, हमने अपने आप को, कि हमें जो है व्यक्ति विशेष से नहीं, बट एक कार्य विशेष के ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान देना है। किसी भी काम को हे दृष्टि से या नीच दृष्टि से नहीं देखना है। बंबई में, दिल्ली में अगर आपका ड्राइवर आपको नहीं ड्राइव कर रहा हो, वो आपका सारथी है। मैंने बहुत सारे अपने सीईओ दोस्तों को कहा है कि ड्राइवर को नाम से, इज्जत से पुकारो, उसको ड्राइवर मत कहो, उसका नाम है, वो आपका सारथी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप पागल हो जाएंगे गाड़ी चलाते हुए। अगर शौच डिपार्टमेंट के लोग, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग अगर आपके चौहद्दी को साफ न करेंगे, तो बदबू आपके ही घर में आएगी। हमें अपने व्यक्तियों को, अपने काम करने वालों को एक इज्जत देनी है। इस चीज को हम ना बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा। अगर आपके घर में पानी लीक हो रहा है, तो आपको प्लम्बर ही की जरूरत है, ऑर्थोपेडिक सर्जन आके कुछ नहीं करेंगे उसमें। सोचिए इस बात को। तो व्यक्ति विशेष जो काम करता है उसको आपको इज्जत देनी पड़ेगी। तीसरी बात, 2007 में एक इंटरनेशनल सेमिनार में मुझसे पूछा गया था ये सवाल कि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो भारत में अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? तो मैंने उनसे कहा, दो इंडस्ट्रीज का मैंने नाम दिया था, एयरलाइन और होटल। 2007 की चर्चा है। तो उन दिनों 2007 में अमेरिका की पॉपुलेशन 300 मिलियन से थोड़ी ऊपर थी। तो मैंने कहा था कि अमेरिका में 300 मिलियन लोगों को के ट्रैवल के लिए 6570 करीबन एयरक्राफ्ट थी अमेरिकन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। भारत की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन से ज्यादा, लेकिन सिर्फ 350 एयरक्राफ्ट थे। आप सोचिए कि अगर भारत ने एयरलाइन इंडस्ट्री की बढ़ोतरी की फॉर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल के नाम पे, उसका कितना असर पड़ता है भारतीय इकोनॉमी में और सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। आपको उस बात की अनुभूति अभी हो रही होगी थोड़ी, क्योंकि उसका एक और बड़ा मुद्दा है। जब आप एयरपोर्ट बनाते हैं किसी जगह में, चाहे वो पटना में हो या बागलकोट में हो या जहां भी हो, जब एयरपोर्ट बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है उसके साथ साथ। इलेक्ट्रिसिटी
डेकोरेशन, रेस्टोरेंट, टैक्सी, ऑल द थिंग्स। अगर उस तरह का भारत ने किया तो उसका क्या होगा? लोगों के मुंह से ओ माय गॉड, उन लोगों ने कहा कि ओनली 350 एयरक्राफ्ट्स फॉर 1.1 बिलियन पीपल। दूसरी बात, मैंने होटल की इंडस्ट्री की बात की थी कि जिस तरह से होटल इंडस्ट्री उन दिनों 2007 में भारत में 1 स्टार से 5 स्टार होटल के सिर्फ 1 लाख कमरे थे। यहां पे सिर्फ लास वेगस में 1 लाख कमरे थे। तो भारत की जो इंटरनल टूरिज्म है वो हमने डेवलप नहीं की। बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति, मंदिर आर्किटेक्चर, भारत की सुंदरता को हमने देखा ही नहीं। हमने लोगों को आराम से बैंकॉक जाने दिया और थाईलैंड जाने दिया, सिंगापुर जाने दिया, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी में, एलटीसी में भी लोग नहीं जा पाते थे। आप सोचिए इस बात को, अगर इन दोनों चीजों का समावेश होता भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में तो कितनी डेवलपमेंट बढ़ती हमारी, सिर्फ 2 सेक्टर में। तीसरा, इसी का मुद्दा है होटल और एयरलाइन। अगर होटल और एयरलाइन की सर्विस स्टैंडर्ड्स जो हैं, अगर पूरे भारत के बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट में वो सर्विस क्वालिटी आ जाए जो होटल में है, एयरलाइन में है, भारत की जीडीपी मेरे हिसाब से 2% ज्यादा हो जाएगी। सर्विस क्वालिटी। तो भाई और बहनों, आप लोगों से यही है, अनुरोध है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। उसको, लक्ष्मी को रेस्पेक्टफुली, आदर के साथ अपनाने का प्रयास करिए। लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहां सफाई होती है। तो मोदी जी का जो पहला जो आह्वान था, स्वच्छ भारत, वो बहुत ही मतलब रखता था हम सबों के लिए। तो देखिए, एक बात और कहता हूं, लास्ट थिंग, थोड़ी सी लंबी चर्चा हो गई। जुगाड़ इज नॉट एन इनोवेशन, वो जुगाड़ जुगाड़ ही रहता है। और इस बात को मानिए कि जो हमारे भारत का जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक बर्डन नहीं बनना चाहिए। इन सबों का, हम सबों का सहयोग चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, भारत इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे, हमें उसको रियलाइज करना है। सारी दुनिया की आंखें हमारी तरफ हैं, हमें जो है उनको अपनाने का प्रयास करना है, वेलकम का प्रयास करना है। थैंक यू वेरी मच। सत्यमेव जयते।